जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों आज का जो है धातु और धात का लास्ट चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर नहीं साथियों, लास्ट पार्ट है हमारा। और इसके बाद केमिस्ट्री का एक चैप्टर और बच जाएगा, तो वो भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा कर देंगे साथियों। तो जो भी साथियों हमारा पिछला वीडियो नहीं देखें, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तो चल ही रहा है साथियों, यानी कि जो पहले के वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख लें। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, इसके अकेडमी पर उपलब्ध है साथियों, और बहुत ही आसान तरीक़ों से आपको बताया गया है। तो आज का जो सेशन है साथियों, ये धातु व धातु का पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में साथियों देखेंगे कि हम क्या है इसके अकॉर्डिंग और क्या है क्वेश्चन की प्रक्रिया है। तो देखते हैं कि साथियों क्या है पहले, यानी कि साथियों ये देखेंगे कि धातु की प्राप्ति कैसे होती है। धातु की प्राप्ति कैसे होती है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बेटर तरीके से लिखा हुआ है कि धातु की प्राप्ति कैसे करें। धातु की प्राप्ति आप कैसे करोगे, जैसे कि अयस्कों की समृद्धिकरण द्वारा, दूसरा जो है साथ धातुओं के निष्कर्मण द्वारा, और तीसरा है जो कि धातुओं का प्रसीकरण। यानी कि ये जो विधियां हैं साथियों, एक एक करके हम टोटल जानने वाले हैं कि कैसे ये होगा। एक एक करके टोटल हम जानने वाले हैं कैसे होगा। तो देख लेते हैं साथियों कैसे होगा ये। तो देख लेते हैं साथियों कैसे होगा ये हमारा। पहला ये देख लेते हैं कि फर्स्ट जो था हमारा अयस्कों की समृद्धिकरण, यानी कि अनेक विधियों द्वारा, जैसे कि साथियों यहाँ पर लिख दिया गया है कि अनेक विधियों द्वारा किया जाता है, कि जैसे कि पानी से साफ कर छान कर, रासायनिक का उपयोग कर और चुंबक द्वारा। यानी कि ये टोटल प्रक्रिया है कि धातु को अब कैसे अलग करेंगे, कौन सी शुद्ध धातु है, कौन सी अशुद्ध है, कौन उपधातु है, कौन नहीं धातु, ये टोटल जानेंगे। तो ये साथियों ये सब प्रक्रियाएं हैं कि ताकि आपको ये जानना है कि ये अयस्कों का समृद्धिकरण द्वारा ज्ञात होता है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं साथियों कि कैसे कैसे ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये कैसे कैसे होती हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि धातुओं का निष्कर्मण, जैसे कि साथियों ये आपको हम बता दें कि आपको ये क्रियाशील धातु है। क्या है, तो क्रियाशील धातु है। क्रियाशील धातु पर इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको याद करने के लिए टोटल जो 18 हैं, 13 साथियों हैं, टोटल 13 हैं। तो ये 13 को आपको याद करने के लिए हमने बताया है। तो यानी कि ये आपको बता दें कि ये क्रियाशील है और ये मध्यम है, ये सबसे कम है। यानी कि ऊपर जो सबसे अधिक होता है वो सबसे क्रियाशील तत्व है, और नीचे जो सबसे कम है यानी कि वो सबसे कम क्रियाशील तत्व है। यानी कि साथियों यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कि स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते। कौन नहीं मिलता, आपको मालूम है ना, ये क्रियाशील धातु नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही ये वायु के संपर्क में आते हैं इनमें क्या होती है, इनमें आग लग जाती है। यानी कि ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या करा जाता है कि केरोसिन को तेल में रखा जाता है। कंडीशन यही है कि ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसे हम प्राप्त कैसे करते हैं। तो आप बताओ कैसे प्राप्त करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हमारा विद्युत अपघटन विधि द्वारा। ये विद्युत अपघटन विधि द्वारा कैसे प्राप्त होते हैं, इस पर चर्चा हम अभी करेंगे थोड़े से आगे चलकर। अब यहाँ पे जो मध्यम में आ जाते हैं, क्या है कि मध्यम में जो आ जाते हैं, ये मध्यम में जो यानी कि कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है। क्या होता है, कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है। तो कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है, जो मध्यम में होते हैं उनके ऊपर मतलब वो सेटिस्फाई किया जाता है। नीचे साथियों ये कहा गया कि ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से जैसे सोना, चांदी, लोहा, टीना, प्लास्टिक, ये सब है जो भी है, तो ये क्या होता है, ये सब स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अब ये देख लेते हैं कि क्रियाशील तत्वों को हम कैसे प्राप्त करेंगे। ये देख लेते हैं कि क्रियाशील तत्वों को कैसे प्राप्त करेंगे। तो अब यहाँ देखिए क्रियाशील तत्वों को कैसे हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बिल्कुल लिख दिया गया है कि आपको बता दिया गया है कि यानी कि इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को आप कैसे प्राप्त करोगे, तो जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, N है, सबसे क्रियाशील मतलब पोटेशियम होता है, दूसरा नंबर पे ये Na होता है, सोडियम होता है। तो यहाँ पर देखो ये कैथोड है और ये
एनोड है। कैथोड एनोड यानी कि कैथोड उसे हम कहते हैं जो साथियों क्या होता है, माइनस होता है। आप रीड वैल्यू प्लस वैल्यू बैटरी में जानते होंगे, तो ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी किया गया है कि एक यहाँ पर बैटरी लगा दिया जाता है और बैटरी के माध्यम से क्या किया जाता है कि यहाँ पर धारा प्रवाहित किया जाता है। जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें जो होता है ये जो सोडियम और क्लोराइड है ये टोटल क्या होते हैं कि आपस में विक्रिया करके ये अलग अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, तो अलग अलग हो जाते हैं। तो कैसे होता है ये देख लेते हैं कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड और एनोड, कैथोड पे जो होते हैं कि हमारे सोडियम यानी क्रियाशील धातु जो होते हैं वो कैथोड पे आकर इसके तल के नीचे यानी कि यहाँ पर इसके तल के नीचे क्या होते हैं आकर लग जाते हैं, और एनोड पे जो होते हैं वो अक्रियाशील धातु जो होते हैं जाकर उधर लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ से जो है कि सोडियम क्लोराइड को यहाँ पर जो अलग किया गया है यानी कि सोडियम कैथोड धातु कैथोड पे आगे लगता है और क्लोरीन एनोड पे आके लगेगा। अब इसके आगे देख लेते हैं ये कैसे कैसे अलग होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो है हमारा धातु है यानी कि धातु से अपद्रव को घटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विद्युत अपघटित क्या है, परिष्करण है। तो ये बता रहा है साथियों कि विद्युत द्वारा आप कैसे कैसे इससे अलग कर सकते हो। जैसे कि ये फिगर है हमारा, इस फिगर में ये जो कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड एनोड में थोड़ा बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम यहाँ पर बता दें कि आप कैथोड और एनोड कैसे याद करेंगे। अब देखो ये कैथोड है, कैथोड में क्या होता है कि माइनस वाला जो होता है यानी कि एक चिन्ह वाला होता है ना ऐसे माइनस, तो वो कैथोड होता है। तो कैथोड मतलब ये जानो कि काथा, क्या होता है काथा। जब काथा है तो बाबा के लिए हम एक चटाई बिछा देते हैं। तो जब एक चटाई ऐसे बिछा देंगे तो यानी कि एक सीधा लाइन में ऐसे होगा, यानी कि एक सीधा लाइन जब होगा तो वो कैथोड होगा। एनोड यानी कि कैथोड मालूम होगा तो एनोड उसी तरह मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यानी कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो शुद्ध धातु अपचयित होगी यानी कार्बन साथियों कॉपर सल्फेट से घुलनशील होगा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर सल्फेट क्या होगा, घुलनशील होगा, लगेगा उसी में घूमने, क्या होगा, घुलनशील होगा। लेकिन जैसे ही उसी समय यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट में लिख दिया गया है कि उसी समय अपघटन के शुद्ध धातु उतना ही मात्रा में कैथोड के क्या होते हैं, कैथोड के निरपेक्ष होगा, कैथोड के निरपेक्ष होगा। यानी कि कैथोड अभी आपको बताए हैं कि कैथोड के नीचे तल पे आके क्या होता है, शुद्ध वाला धातु लग जाता है और अशुद्ध धातु क्या होता है, एनोड के तल के नीचे आके लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखो इमेज में पूरा स्पष्ट रूप से दिखाया है कि यहाँ का क्या लग रहा है कि कैथोड के नीचे एनोड के नीचे क्या होकर आके लग जा रहा है। अब यहाँ तीसरा वाला देख लेते हैं यानी कि विलयन अशुद्धि क्या कर रहा है कि विलयन अशुद्धि क्या कर रहा है, विलयन अशुद्धि एनोड तली के निरपेक्ष होती है। एनोड जिसके एनोड फंक कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड फंक कहते हैं। तो इसे आप साथियों यहाँ पे ये दो है यही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ही जानो, इसे नोट कर लेंगे तब भी अच्छा है, आपको याद करना है। तो ये दोनों समझा दिए, इसे आप भी नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखते हैं क्या है साथियों। अब इसके आगे देख लेते हैं कि कॉपर जो आप इसके पहले आप क्या किए थे, विद्युत धारा प्रवाहित किए थे, एनोड कैथोड पे आके धातु अलग अलग हुए थे। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि यहाँ पर ये फिगर में दिखा दिया गया है, ये फिगर पिछले वाले में था और यहाँ पर क्या हुआ ये टोटल बता दिया गया है कि एनोड पे कौन आएगा, कैथोड पे कौन आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाले में क्या है कि अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे बेटर तरीका यानी कि संक्षारण। संक्षारण का मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पर धातु अपने आसपास के अम्ल आद्रव वायु के संपर्क में वायु के संपर्क में आने से संक्षरित हो जाते हैं। अब फर्स्ट वाला यानी कि सिल्वर है, सिल्वर वायु के संपर्क में आ जाता है तो कैसे हो जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। क्या, सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। कॉपर आद्र यानी कि CO2 के संपर्क में आने पर क्या होता है कि ये क्या होता है, हरे रंग का हो जाता है। और जो है कि इसके बाद जो है हमारा कि लोहा आद्र वायु के संपर्क में आने पर भूरे रंग का हो जाता है। यानी कि साथियों ये क्या है कि
फर्स्ट है हमारा, यदि वो सिल्वर के साथ यानी कि सिल्वर कुआए में रखा जाता है तो काले रंग के परत हो जाती है। इसके पहले वाले में हमने बताया था कि आपको कि काले रंग की परत हो जाती है, पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि कौन क्या हो जाता है। तो ये है कि पिछले वाली वीडियो में जाकर आप देखिए, बहुत ही बेटर तरीके से उसे बताया गया है कि कैथोड और एनोड क्या होता है साथियों। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है साथियों कि देखो बाबू क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, ये माइक से है, माइक से थोड़ा निकल जाता है कभी का, ठीक है ना। आवाज़ इससे क्या होता है साथियों, जैसे कि आवाज़ हवा में जब ओपन आ जाता है तो अदरवाइज भी आवाज़ भी इस पर आ जाता है, इसीलिए ये क्या करता है कि जो हमारे पास का साउंड हो उसी बस कवर करता है, इसीलिए इसको लगाया जाता है। अभी हम उसी तरह भी चला देते लेकिन थोड़ा सा साउंड एक्स्ट्रा आ जाता है, इसीलिए सिर्फ अपने आवाज़ के लिए इसे लगा दिए हम। अब यानी कि कॉपर का होता है CO2 के संपर्क में आने पर हरे रंग का हो जाता है, और लोहा वायु के संपर्क में आने पर भूरे रंग का होता है। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं विकल्पी के थ्रू। तो अब इसके बाद क्या होता है देख लेते हैं साथियों की। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा जो है संरक्षण यानी कि संक्षारण से सुरक्षा कैसे पाएँ, संक्षारण की सुरक्षा कैसे पाएँ ये देख लेते हैं। संसारण से सुरक्षा यानी कि धातु संसारण से बचने के लिए विभिन्न अपनाई जाती, विभिन्न विधियों को अपनाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पेंट करना, क्या है पेंट करना, तेल लगाना, या सदन लिपि, क्रोमियम लिपि, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर किसी भी तरह उन्हें क्या कर बनाकर एक दूसरे के सहारा लेकर क्या किया जाता है, उस धातु को सुरक्षित रखा जाता है। तो जब साथ धातु को सुरक्षित रखा जाता है तो अब यहाँ पे देखो कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है परीक्षा में आने वाले हैं उससे हम बता देते हैं। जैसे कि यह यस्यद लिपि है, यहाँ पर यस्यद लिपि जो कहा है कि लोहे और इस्पात को क्या करता है, जंग लगने से बचाता है। ये कैसे बचाता है कि इस पर जंग लगने के लिए इन पर क्या कर जिंक का लेप किया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ पर देखो लिख दिया गया है कि एसिडन लेप लोहे व इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है उसे एसिड लिपि कहते हैं। जिंक उसके लोहे के ऊपर चढ़ जाए तो उसे एसिड लिपि कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातु को मिल जाए या फिर धातु व धातु मिल जाए उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जैसे कि यहाँ पर देख लो क्या क्या है, ये हमारा क्या है यानी कि लोहा है। लोहा में क्या है कि लोहा और कार्बन है, कार्बन कहाँ मिलाया गया है, इसका एक कंडीशन है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि लोहे में किसकी मात्रा मिला दें कि लोहा की मजबूती बढ़ जाए, कठोरता बढ़ जाए। तो आप किसको बताओगे कि कार्बन को मिलाने पर क्या होता है कि लोहा की कठोरता बढ़ जाता है। सेकेंड इस्पात है, तो आप इसमें जान लो कि लोहा निकिल क्रोमियम है। इस्पात किसका बना होता है, तो लोहा निकिल क्रोमियम का बना होता है। फिर पीतल जो है, ये पीतल किसका बना होता है, तो कापर और जिंक का बना होता है पीतल। और ये लास्ट वाला है कासा यानी कि कापर और जिंक है। तो ये है साथियों हमारा आज का सेशन, और यहीं पर आज ये समाप्त होता है साथियों, क्योंकि साथियों इसके पहले भी हमने टोटल फाइनल करा दिया था। आज ये लास्ट पार्ट था हमारा। और साथियों उम्मीद करेंगे कि जो भी बच्चे यानी कि ये पार्ट 3 देख रहे हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने टोटल डाला है। और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से साथियों हम हर बार ये लेकर आते हैं, तो आज भी ये छोटा ही है। तो उम्मीद करेंगे कि आप टोटल वीडियो देखिए, और टोटल वीडियो के साथियों हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको जो कॉन्टेक्ट दिया जा रहा है ये ना ही अधिक दिया जा रहा है और ना ही कम दिया जा रहा है, ये एवरेज है लगभग। यदि आप इसके अकेडमी से तैयारी करेंगे तो 100% 90% प्लस ही पाएंगे आप मार्क्स। 100 तो नहीं कह सकते क्योंकि 100 तो बहुत लोग भी बोलते नहीं हैं, लेकिन साथियों आप 100 नहीं ला सकते, इतना तुम बोल सकते हैं 90% हो। आप 90% का करोगे प्लस करोगे, यानी कि 90% प्लस करोगे। बस तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।